So, welcome all of you on the platform of EcoStudy. Today, in this part, we are going to see about some numericals of fiscal policy multiplier, monetary policy multiplier. Then we are going to see what is transmission mechanism. Then we are going to see कब मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगा, कब इनइफेक्टिव होगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फिस्कल पॉलिसी कब इफेक्टिव होगा, कब आपका वो इनइफेक्टिव होगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट है। देन वी आर गोइंग टू सी कि आपका लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, आपका क्लासिकल केस के अंदर कौन सा फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होता है, तो ये देखने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट के अंदर बात किया था कि फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू व्हाट, बीटा, एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू व्हाट, बीटा बी बाई एच। जहां पे बीटा आपका क्या है, बीटा इज इक्वल टू, ये बीटा आपको याद होना चाहिए, 1 + अल्फा जी, ऊपर में अल्फा जी, बी के बाई एच। राइट, सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ द बीटा। अब एक्चुअल चेंज, जैसे हमने फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर के अंदर एक्चुअल चेंज की बात करते तो वहां पर क्या लिखे थे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू बीटा इनटू जो भी आपका चेंज हो रहा था, वहां पर ऑटोनोमस स्पेंडिंग चेंज हो रहा था, यहाँ पर इनकम चेंज हो रहा, वहां पे बीटा लिखे लिखे थे, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। यहाँ पर हम में क्या लिख, वहां पे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर दैट इज बीटा। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या है, बीटा बी बाई एच। तो एक्चुअल चेंज जो है वो क्या होगा कि इनकम के अंदर एक्चुअल कितना चेंज हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने के कारण, दैट इज योर बीटा बी बाई एच इंटू चेंज इन रियल मनी सप्लाई। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट वन इज योर व्हाट इज योर शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व, कितना एलएम कर्व शिफ्ट होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे, एलएम कर्व का शिफ्ट कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे चेंज इन रियल मनी सप्लाई बाई के। ठीक है, तो ये डिफाइन करेगा कि एलएम कर्व कितना शिफ्ट होगा। लाइक अगर चेंज इन रियल मनी सप्लाई 500 करोड़ है और के की वैल्यू अगर लेट सपोज 0.2 है, 0.2, तो आपका जो एलएम कर्व शिफ्ट होगा वो कितने अमाउंट से शिफ्ट होगा, तो ये 10 ऊपर जाएगा, 5 बन जाएगा, 10/2 दैट इज 5, तो ये 2500 करोड़। तो 2500 करोड़ से एलएम कर्व जो है वो शिफ्ट होगा किधर की तरफ, इंक्रीज हो रहा है तो राइट वर्ड की तरफ। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सीधे आपका रियल मनी सप्लाई के का वैल्यू दे दिए, बताएंगे बताइए शिफ्ट आपका एलएम कर्व कितना होगा। तो यू मस्ट नो कि शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व इज इक्वल टू डेल एम बार बाई पी बार बाई के। ओके, और आपका एक्चुअल चेंज इज इक्वल टू व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर इनटू रियल मनी सप्लाई के अंदर जो चेंज। ओके, सो दिस इज, तो वही अगर आईएस कर्व की बात करते तो आईएस कर्व में ये दोनों चीज डिफरेंट था। चलिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, लेट सॉल्व न्यूमेरिकल, फिर अच्छे तरीके से हम समझ में आ जाएगा सारी चीज। देखिए आपका कंजम्पशन फंक्शन आपका दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन आपका दिया हुआ है, डिमांड फॉर मनी आपका दिया हुआ है, रियल मनी डिमांड, ये मनी सप्लाई प्राइस दिया हुआ है। पूछा गया है व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। और फिर आपसे पूछा गया है कि बताइए अगर मनी सप्लाई 510 से चेंज हो रहा है तो आउटपुट कितना से चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर एम एम एम, हाउ वी कैन फाइंड एम एम एम। सो एम 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 इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इंटू बी वाई, बीटा इंटू बी वाई एच। राइट, ये तो आपको पता है कि दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। अब बीटा, बीटा का वैल्यू क्या था, बीटा का वैल्यू था अल्फा जी बाई 1 + अल्फा जी पी के बाई एच। इसके अंदर क्या था, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा जी बाई 1 + अल्फा जी बी के बाई एच। बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो। ये अल्फा जी क्या है, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर, तो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट मल्टीप्लायर। तो हमें पहले क्या पता करना होगा कि मल्टीप्लायर क्या, तो हमें पता करना है अल्फा जी की वैल्यू।
अच्छा, अल्फा जी आपका कितना होगा? अल्फा जी आपको पता होना चाहिए। अल्फा जी के लिए हमारा फार्मूला था 1/1 - c + ct, राइट? सो दिस इज योर अल्फा जी। यहाँ पे टैक्स कहीं पे भी नहीं दिया गया है, टी का वैल्यू, स्मॉल टी का वैल्यू। सो वी काउंट ओनली 1 - c। स्मॉल सी इज एमपीसी। अच्छा, एमपीसी है कितना? तो ये कंजम्पशन फंक्शन है। वी नो कंजम्पशन फंक्शन को सी बार प्लस कितना, ये आपका जो भी है यहाँ पे ये वाई डी, और ये आपका क्या है? एमपीसी, राइट? सो आपका एमपीसी कितना है? 0.5। कितना? 0.5। तो 1/1 - 0.5, 0.5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/5, दैट इज 2। तो आपका मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना है भैया? 2 है। कितना? 2। ओके, आपका मल्टीप्लायर पता चल गया, और हमें क्या पता करना है? बी। ये बी का वैल्यू कितना है? ये बी क्या था? व्हाट इज बी? तो आपको याद, भैया, आपको याद, हाँ हाँ बोलिए। ये आपने मल्टीप्लायर में फर्स्ट इक्वेशन में 1/1 - c + c t लिखा है। टी इसमें टाइम है क्या? क्या है इसमें टी? दिस टी टैक्स, स्मॉल टी टैक्स रेट, जो कि यहाँ पे नहीं गिवन है, दैट्स व्हाई वी काउंट एज जीरो। ओके, वी टेक एज जीरो। ओके। ओके। ओके, सो ये बी है क्या? बी, वी नो इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई। पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मैंने पढ़ाया था कि आई बार माइनस बी आई, एंड दिस बी इज अ स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने में इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हो रहा है, दैट इज बी। बी का कितना वैल्यू है? ये आएगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन से। इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है, ये आई बार है माइनस ये बी आई है, आई की जगह पे आर लिखा हुआ है, तो ये 500 इज योर बी। तो बी का वैल्यू 500। और हमें क्या पता करना है? के का वैल्यू कितना है? तो के आता है कहाँ से? आपको पता होना चाहिए कि हमने डिमांड फॉर मनी का इक्वेशन लिखा था। व्हाट इज डिमांड फॉर मनी? डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई, राइट? तो के कहाँ पर होगा? जहां पर डिमांड फॉर मनी, और रियल डिमांड फॉर मनी कहाँ है? यहाँ। तो के का वैल्यू 0.5, और एच का वैल्यू कितना? 500। ठीक है, तो यहाँ से के का वैल्यू 0.5, एच का वैल्यू 500, राइट? अब हम यहाँ से अल्फा जी बी के एच हमें पता है, अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो लेट्स फाइंड बीटा का वैल्यू क्या हो, तभी हम मल्टीप्लायर फाइंड कर सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा जी बाई 1 + अल्फा जी बी के बाई एच। Now put the value of alpha g, that is 2, 1 + 2 into b का वैल्यू आपका कितना गिवन है? 500। k का वैल्यू कितना गिवन है? 0.5। h का वैल्यू 500। देख लेना b और h का वैल्यू सही मैंने लिखा है ना? b का वैल्यू 500, h का वैल्यू 500, ठीक है। k का 0.5, हमने सिर्फ वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि 500 500 कैंसिल आउट, 2 into 0.5 दैट इज 1, 2/1 + 1, 2/2। तो आपका बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 1। सो आपका जो बीटा है उसका वैल्यू 1। और अगर बीटा 1 है, तो अगर फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की बात करते हैं, नहीं पूछा है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हम ऐड कर सकते हैं व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। सो वी नो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का वैल्यू किसके बराबर होता है? बीटा के बराबर। और बीटा का वैल्यू कितना है? 1। सो योर फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर इज 1। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। वो कितना है? तो उसका कितना वैल्यू होता है? बीटा बी बाई एच। बीटा का वैल्यू अभी निकाले हैं 1, बी का वैल्यू गिवन है कितना? 500, एच का वैल्यू कितना गिवन है? 500। सो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 1। गेटिंग माई पॉइंट? तो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर भी की वैल्यू कितनी है? 1। तो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर मैंने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट वन है, अगर मनी सप्लाई चेंज किया जा रहा है 510 करोड़, 510 से, तो आउटपुट कितना चेंज हो? तो हमने, अगर एक्चुअल चेंज की बात करते हैं, तो हमने लिखा था कि डेल वाई इज इक्वल टू बीटा बी इंटू एच, चेंज इन रियल मनी सप्लाई।
ठीक है, कि कितना इनकम का चेंज हो रहा है यही पूछ रहा है। जब आपका रियल मनी सप्लाई किससे इंक्रीज हो रहा है, 510, और आपने अभी बी बाई एच जो आप मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर है इसकी वैल्यू कितना निकाला है, 1, तो आपका इनकम भी कितना से चेंज होगा, 510। ये आपका मनी की वैल्यू दे रखा है, लेकिन प्राइस लेवल कितना है आपका, 17। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका मनी सप्लाई दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आप अच्छी तरीके से पढ़ना, यही गलतियां होती है। दिस इज मनी सप्लाई, नॉट रियल मनी सप्लाई। मतलब सिर्फ एम का वैल्यू 510 करोड़ से चेंज हो रहा है, तो 510 हम रियल की बात करते हैं यहाँ पर, रियल मीन्स प्राइस कितना गिवन था, देखना प्राइस की वैल्यू गिवन है आपका 17। ओके, सो हम रियल बनाने के लिए हम प्राइस से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 17 3 जा 51, दैट इज योर 30। 30 आपका जो है वो वैल्यू आ जाएगा इनकम का। गेटिंग माय पॉइंट, तो इनकम की चेंज कितना से होगा, 30 से। ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। के किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो जब हम डिमांड फॉर मनी का इक्वेशन पढ़ेंगे तो के वाई माइनस एच आई, ये अगर जीरो है, एल इज इक्वल टू के वाई, के इज इक्वल टू एल बाई वाई। मीन्स इनकम में चेंज होने के कारण डिमांड फॉर मनी में क्या चेंज हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज के। ठीक है, एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एच एल बाई, एच इज इक्वल टू इंटरेस्ट एल बाई आई। इंटरेस्ट रेट में चेंज होने के कारण डिमांड फॉर मनी में क्या चेंज हो, दैट इज योर स्मॉल एच। गेटिंग अजून, गेटिंग, यस और नो? यस। Okay. So यस। this is your complete solution of this question. Any doubt anyone? Any doubt कि कैसे हम फाइंड करेंगे? Any doubt? Anyone? जल्दी से। नो। Okay. So this is the next question. कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, डिमांड फॉर मनी, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल दिया हुआ है। आपसे आईएस कर्व का इक्वेशन, एलएम कर्व का इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इनकम, मल्टीप्लायर का वैल्यू, फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, इतने का वैल्यू पूछा है। क्या आप फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, यस और नो? यस और नो, या हम बता दें, जैसा जल्दी बताइए। क्या आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपने आप? हाँ जी। फिर हम लोग कल इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो लेट ट्राई। आईएस कब का इक्वेशन फाइंड करना है, एलएम आईएस कब का इक्वेशन पूछ चुका है, इस साल कैसे फाइंड करना है, ऐसा ही क्वेश्चन दे करके सीयूईटी के अंदर। एनुअल एलएम कर्व का इंटरेस्ट रेट इनकम एंड आउटपुट वहां पर बताना है, मल्टीप्लायर फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, ये क्वेश्चन है। अब ट्राई करना, फिर हम लोग कल ही से आपको बताऊंगे। ओके, ओके गाइस, आप पहले क्वेश्चन को लिख लो, 1 मिनट के अंदर जल्दी से आप क्वेश्चन को लिख। डन, डन, यस और नो? कुछ। ओके, लिखिए। यस।
आप सभी का एग्जाम ओवर हो गया, यस और नो? हाँ जी सर। तो अब क्लास आपको रेगुलरली अटेंड करना है, ठीक है, सभी को, एवरीवन, सबको क्लास अब रेगुलरली अटेंड करना है, ठीक है। रिकॉर्डेड आप भी जानते हैं कि रिकॉर्डेड आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, और आपका लाइव लेक्चर्स का कितना प्रोडक्टिविटी है और रिकॉर्डेड का कितना प्रोडक्टिविटी है, वो आप खुद बता सकते हैं। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज अटेंड लाइव क्लासेस, ओके। ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। व्हाट इज ट्रांसमिशन मैकेनिज्म? तो ये मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर है। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के अंदर कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो दो स्टेप के अंदर उसका इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर होता है, दो स्टेप के अंदर। ये आपका ये एल एम। नॉ लेट सपोज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो आपका जो एल एम कर्व है वो शिफ्ट किधर की तरफ करेगा, राइट वार्ड की तरफ। सो दिस इज योर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इनिशियल E1 पॉइंट पे, अब E2 पॉइंट। इनिशियल इंटरेस्ट रेट I1 या I0 कह सकते हैं, Y0। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट I1 Y। ये फिगर पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब कहना है कि कितने स्टेप के अंदर होता है ट्रा मॉनेटरी पॉलिसीज, दो स्टेप के अंदर होता है, ठीक है, दो स्टेप। पहले स्टेप के अंदर जो है, स्टेप नंबर 1, कि मॉनेटरी पॉलिसीज का इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर दो इफेक्ट के अंदर होता है। पहला जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 1। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 का कहना है कि पहले स्टेप के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसीज के कारण इफेक्ट क्या होता है, कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज होता है। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो गया, डिक्रीज। इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण आपका जो लोगों के माइंड के अंदर, या जो लोगों ने हाथ में पैसा रखा है, बैंक में पैसा रखा है, या बॉन्ड जो रखा है, दिस इज पोर्टफोलियो। ये लोगों का क्या है, पोर्टफोलियो है। कि कुछ मनी कुछ उन्होंने कैश में रखा है, कुछ उन्होंने बैंक के अंदर रखा है, कुछ उन्हें बॉन्ड के अंदर रखा है, कुछ उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर रखा है। तो दिस इज अ पोर्टफोलियो ऑफ एनी पर्सन, ओके। तो अब इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण जो पोर्टफोलियो के अंदर भी है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो और चेंज होने के कारण दैट्स क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम। तो पहला स्टेप क्या कहता है, पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम। गेटिंग माय पॉइंट? इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण आपका पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। और क्यों होता है ये आपको देखना है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है। प्लीज आप ओके, इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज क्यों हो रहा है, व्हाई इंटरेस्ट रेट डिक्रीज? इसका रीजन देखते हैं। भैया, हाँ जी बोलिए। अब एक बार आप और ग्राफ में ऊपर जाए, मेरे को डाउट पूछना है उसमें सर। हाँ जी पूछिए। इसमें जैसे अब एलएम कर्व शिफ्ट कर रहा है, तो E1 से E2 पे क्यों नहीं रहता ये? इस पे हम लोग यहाँ से हम नीचे येलो डॉट तक क्यों जा रहे हैं? ये पहला स्टेप क्या हुआ होगा कि इंटरेस्ट रेट, पहला स्टेप कि इनिशियल इनकम के ऊपर, लेट हम्म। सपोज सरकार ने सोचा होगा कि यही इनकम रहेगा इकोनॉमी के अंदर, यही इनकम रहेगा, और उनका हम्म। टारगेट था इंटरेस्ट रेट कम करना। तो उन्होंने सोचा था कि जब मैं मनी सप्लाई इंक्रीज करूंगा तो ये 5% से जो है इंटरेस्ट रेट ये 2% पे हो जाएगा। ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी ओके। के अंदर कम करना है। बट इंटरेस्ट रेट 2% नहीं,
वो इंक्रीज होकर के 2% से थोड़ा सा ज्यादा हो, 3%। क्यों होगा? ये सेकेंड स्टेप होगा। दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 1। गेटिंग? तो ये हम व्यू करके देख रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं ये फैक्ट को। हमें तो ये इनिशियली पता पता था E1 से E2। अब यहाँ पर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहता है नहीं, डायरेक्ट E1 से E2 नहीं, पहले ये स्टेप नंबर वन के अंदर पोर्टफोलियो डिसिक्विलिब्रियम होगा। पोर्टफोलियो डिसिक्विलिब्रियम का मतलब जो पहले कैश बॉन्ड के अंदर लोग रखते थे जितना अमाउंट, वो चेंज होगा। ठीक है, लाइक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ? वो रीजन बता रहा हूँ, मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ। मनी सप्लाई इंक्रीज होने के कारण आपका इनकम क्या हुआ, इंक्रीज। अगर आपके पास इनकम ज्यादा है तो आप क्या सोचेंगे कि हम पैसा अच्छा है, उससे अच्छा मैं बॉन्ड खरीदूं, बॉन्ड खरीद लूं, तो बाय बॉन्ड। वहां से लोग क्या, बॉन्ड को बाय करने लगे। ठीक है, लोग बॉन्ड को बाय करने लगे और देने लगे, फिर इस तरीके से बॉन्ड लेने लगे और वहां से फिर पैसे देने लगे दूसरे लोगों को। ठीक, बॉन्ड को बाय करने का मतलब है डिमांड फॉर बॉन्ड जो है वो इंक्रीज हो गया। अगर बॉन्ड का डिमांड बढ़ रहा है तो जो वैल्यू है बॉन्ड का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वैल्यू ऑफ बॉन्ड गेट इंक्रीजेस। वैल्यू अगर बॉन्ड का बढ़ रहा है मतलब प्राइस जो है बॉन्ड का, किसी चीज का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्राइस बॉन्ड का बढ़ने के कारण आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि हमने देखा था प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में कैसा रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका क्या है, ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि क्यों आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ। क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ, लोग बॉन्ड को बाई करने लगे, बॉन्ड का वैल्यू बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ने के कारण बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया। एंड वी नो देर इज इनवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड। सो इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस। गेटिंग माई पॉइंट? तो इंटरेस्ट रेट आपका कम होने के कारण आपका पहला स्टेप के अंदर पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। जहां पर लोग कैश और बॉन्ड जो इनिशियली इक्विलिब्रियम के अंदर था, अब लोग इसको चेंज करेंगे कि इतना मुझे कैश के अंदर रखना, इतना हमें बॉन्ड के अंदर रखना। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, समझ में आ रहा है ये सोनू? जल्दी से, पहला स्टेप क्लियर है। यस। स्टेप नंबर 2। स्टेप स्टेप नंबर 2 कहता है कि आपका इंटरेस्ट रेट, पहला स्टेप के अंदर पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होने के कारण इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया। दूसरा स्टेप कहता है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने का इफेक्ट इकोनॉमी में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। गेटिंग? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वी नो एडी इज इक्वल टू वाई प्लस, सॉरी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। आई अगर बढ़ रहा है तो एडी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रहा है तो आपका डिमांड अगर ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इनकम क्या होगा, ज्यादा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इकोनॉमी के अंदर इनकम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। अगर इनकम बढ़ेगा तो लोग जो है डिमांड फॉर मनी, जो डिमांड है मनी का, वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा बैंक के पास जाएंगे। मेरा सैलरी जो है वो बढ़ गया है, मेरा अकाउंट के अंदर ज्यादा पैसा है, मुझे ज्यादा पैसे अब चाहिए, बैंक से निकालना है, तो वो डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा। और सप्लाई आपका इकोनॉमी के अंदर क्या है, कम। और डिमांड क्या है, ज्यादा। पहले भी बता चुका हूं, अगर डिमांड आपका ज्यादा है तो आपका डिमांड कम करने के लिए बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट को स्लाइटली इंक्रीज कर देगी ताकि लोग डिमांड करना कम करें। इंटरेस्ट रेट थोड़ा इंक्रीज होगा। और ये इंटरेस्ट रेट देख सकते हो, जो पहले 2% सोच रही थी सरकार, वो 2% से कहाँ हो गया, ये 3%। 3%। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, इनकम बढ़ा, जिसके कारण आपका डिमांड फॉर मनी बढ़ा, जिसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो दिस इज योर व्यू। और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण आपका जो इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा, क्राउडिंग आउट। कि जो 2% के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता वो ज्यादा होता, अब 2 से 3% हो गया, तो इन्वेस्टमेंट अब कम होगा। इट्स मीन्स इट्स सम क्राउड आउट।
ये इन्वेस्टमेंट को सम डिक्रीज किया, सम अमाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, कि कैश और बॉन्ड जो है वो लोगों के बीच में पहले इक्विलिब्रियम के अंदर, अब फिर से लोगों को सोचना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया है या चेंज हो गया है, जिसके कारण अब फिर से कैश कितना रखना है, बॉन्ड कितना रखना है, दैट इज इन डिसइक्विलिब्रियम। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरा आपका ओवरव्यू। दूसरा स्टेप कहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, जिसको कम करने के लिए आपको क्या, मनी सप्लाई क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज अ स्टेप नंबर। एनी प्रॉब्लम? एनीवन? 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 एनी? No. नो। सो नाउ बात आता है कि व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। नाउ क्वेश्चन इज, व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। मॉनेटरी पॉलिसी कब वर्किंग नहीं होगा? जब आपका दोनों ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का जो स्टेप है, दोनों में से कोई भी स्टेप फेल हो जाए, कोई काम नहीं कर रहा है। लाइक पहला जो स्टेप था वो काम नहीं किया, जो पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम है वो क्रिएट नहीं हुआ, तो स्टेप नंबर 1 फेल, मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। अगर स्टेप नंबर 2 फेल हो जाए, फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। लाइक इन इंटरेस्ट रेट तो कम हो रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, तो इनकम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों स्टेप अगर वेन दोनों स्टेप में से कोई भी अगर हो जाए या दोनों हो जाए, तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट वर्किंग, व्हेन ट्रांसमिशन मैकेनिज्म फेल। और फेल का मतलब है इंटरेस्ट रेट नाइदर इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, नाइदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। गेटिंग? तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म फेल होने का। ओके, अब हम देखते हैं अलग अलग केस देखते हैं जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी आपका इफेक्टिव नहीं है। तो पहला जो केस है, दैट इज योर लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप कहते किसको है? तो सबसे पहले हम समझते हैं लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है, उसके बाद इसको डिफाइन करें। सो दिस इज जो IAS, दिस इज जो LM। लेट सपोज मनी सप्लाई को बढ़ाया गया, बढ़ाने के कारण आपका LM कर्व किधर की ओर शिफ्ट होगा? राइट वार्ड की तरफ। फिर से बढ़ाया गया, फिर से किधर की तरफ? राइट वार्ड। फिर से बढ़ाया गया किधर की तरफ? राइट, राइट वार्ड, राइट वार्ड। तो लगातार आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो रहा है, जिस कारण आपका क्या हो रहा है? LM कर्व शिफ्ट हो रहा है किधर की तरफ? राइट वार्ड की तरफ। इंटरेस्ट रेट जो है वो देख सकते हो, I1 से डिक्रीज होते होते यहाँ पे देख सकते हो I2, I3, I4। तो इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट लगातार डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि एक, ऐसा तो नहीं कि इंटरेस्ट रेट हमेशा डिक्रीज ही होता जाएगा, एक पॉइंट होगा जहां पर इंटरेस्ट रेट उससे ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकता। लाइक 0%। इंटरेस्ट रेट अगर 0% हो गया, कुछ क्रिटिकल लेवल होगा, क्रिटिकल लेवल, उससे कम इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कम पर वो निगेटिव रिटर्न देगा, निगेटिव रिटर्न, निगेटिव के अंदर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये क्रिटिकल लेवल तक ही जा सकता है। ठीक है, एंड दिस क्रिटिकल लेवल जहां पर इंटरेस्ट रेट होगा, उस पॉइंट पे हम कहेंगे ये जो इकोनॉमी है वो लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर, लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर है। क्योंकि उस पॉइंट के बाद अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है तो उसका नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज ही नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट डू नॉट डिक्रीजेस आफ्टर क्रिटिकल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, there is no effect of expansionary monetary or monetary policy on economy, interest rate does not work। मीन्स यो स्टेप नंबर 1 जो आपका है, स्टेप नंबर 1 ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के अंदर
फेल। स्टेप नंबर 1 इन ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, फेल। फेल होने के कारण आपका क्या है, अब आपका इंटरेस्ट रेट देख सकते हो बिल्कुल जीरो है, बहुत ही कम है जो आपको रिटर्न प्रोवाइड हो रहा है। तो लोग जो है वो बॉन्ड जो है, बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उसका क्या है, बिल्कुल क्रिटिकल, बहुत ही कम है। और आपका जो कैश है, लोग जितना भी पैसा है वो कैश के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड आपका नेगेटिव रिटर्न या जीरो रिटर्न दे रहा है, उससे अच्छा है कि कैश के फॉर्म में रखो। तो जो भी मनी सप्लाई बढ़ाया जा रहा है उससे कैश के अंदर इफेक्ट हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन, जहां पर आपका मॉनेटरी पॉलिसीज का इफेक्ट कोई भी आपका इकोनॉमी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट को ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा। स्टेप नंबर 1 ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का फेल होगा। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई एवरीवन? गेटिंग? Yes. तो अगर नेक्स्ट फिगर हम ड्रॉ करें, सो ये एलएम कर्व का डिफरेंट शेप हो गया, ठीक है। ये जो रेंज है, इस रेंज को कहा जाता है किनीसियंस रेंज। किनीसियंस रेंज, क्योंकि किन्स ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया था, लिक्विडिटी ट्रैप को। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज किनीसियंस रेंज। और किनीसियंस रेंज के अंदर आपका एलएम कर्व जो होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अगर बात करेंगे लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर जो एलएम कर्व है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलएम कर्व लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरी, क्योंकि आप देख सकते हो एलएम कर्व पहले ये क्या था, थोड़ा ये नॉर्मल था, फिर धीरे धीरे देख सकते हो एलएम कर्व धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, और एक टाइम बिल्कुल ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? हॉरिजेंटल हो जाएगा, जहां पर आपका बिल्कुल क्रिटिकल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट के पास रहेगा, क्योंकि उससे कम पे इकोनॉमी के अंदर जो दिस इज जो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर एलएम कर्व आपका क्या है, बिल्कुल हॉरिजेंटल। और एक्सपेंशनरी हो कॉन्ट्रैक्टरी हो, एलएम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा मॉनेटरी पॉलिसीज का। ओके। दूसरा जो रेंज है वो तो नॉर्मल एलएम कर्व जो कि पॉजिटिवली स्लोप है, ठीक है, दूसरा रेंज। तीसरा जो है दिस इज नोन एज क्लासिकल रेंज। क्या कहते हैं, क्लासिकल रेंज। तो क्लासिकल का कहना था एलिम कर्व कैसा होता है, वर्टिकल। कैसा होता है, वर्टिकल। तो किनेसियंस कहते हैं एलिम कर्व इज हॉरिजेंटल, और क्लासिकल कहते हैं एलिम कर्व इज वर्टिकल। अच्छा, यहां पर अगर बात किया जाए कि कौन सा पॉलिसीज काम करेगा, ये हमें पता चल गया, ये एलिम कर्व किसका है, लिक्विडिटी ट्रैप का है, क्रिटिकल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट के पास। अब कौन सा पॉलिसीज काम करेगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम के अंदर। अगर फिस्कल पॉलिसी का बात करते, फिस्कल पॉलिसीज मींस कौन सा कर्व, आईएस या एलएम, आईएस कर्व। सो दिस इज इनिशियली आईएस जीरो, और फिस्कल पॉलिसी बढ़ाया गया तो आईएस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड की तरफ करेगा, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करके आईएस वन। देख सकते हो पहले जो इक्विलिब्रियम आपका इकोनॉमी के अंदर था कितना था, वाई जीरो। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने के कारण आपका इक्विलिब्रियम कितना हो गया, वाई वन। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, जिससे आपका इनकम भी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब सर आईएस कर्व शिफ्ट होने के कारण बहुत ही अच्छा इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर है, इनकम बढ़ रहा है। मींस फिस्कल पॉलिसी इज फुल इफेक्टिव, कि फिस्कल पॉलिसी एक इफेक्टिव है, एक बार बट मॉनेटरी क्लासिकल रेंज फिर पॉलिसी से इज। बता सकते हो? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक बार क्लासिकल रेंज फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? क्लासिकल रेंज के अंदर आपका एलएम कर्व कैसा होता है, बिल्कुल वर्टिकल होता है। आगे हम बात करेंगे कि क्लासिकल रेंज के अंदर कौन सा पॉलिसीज काम करेगा, कौन सा पॉलिसी नहीं काम करेगा, ठीक है। हम स्लोप देख रहे हैं एलएम कर्व का, अगर हॉरिजेंटल है लिक्विडिटी ट्रैप,
पॉजिटिवली स्लोप है, नॉर्मल सिचुएशन। क्लासिकल केस है, इट्स मीन्स व्हाट, आपका एलएम कर्व बिल्कुल वर्टिकल है। गॉट इट? सर ये आईएस कर्व, हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए, पूछिए। ये आईएस कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, ये अपवर्ड स्लोपिंग कैसे है मतलब? हाँ हाँ हाँ, गुड गुड, थैंक यू, थैंक यू, राइट, दिस इज योर डाउनवर्ड स्लोप, गुड, ओके, सॉरी, ओके, अब ठीक है, जी धन्यवाद। जी जी। ओके, तो अब हम कुछ डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप। किसी को और डाउट तो पूछ सकते हैं आप। It refers to a situation in which people are prepared to hold whatever amount of money is supplied at a critical low level of interest। ठीक है, मतलब जो भी आपका मनी सप्लाई किया क्रिएट होगा इस क्रिटिकल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट के ऊपर, वो मनी को होल्ड करना चाहेंगे लोग कि हमें बॉन्ड में नहीं रखना है, हमें पैसे के फॉर्म में ही रखना है। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर आपका जो है नेक्स्ट वन, कि योर मॉनेटरी पॉलिसीज इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा, बिल्कुल इनइफेक्टिव हो, बट फिस्कल पॉलिसीज इज इफेक्टिव। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वन, लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर जो आपका एच का वैल्यू होता है, एच, स्मॉल एच, ये क्या होता है, इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी इज योर वैल्यू ऑफ एच। कि डिमांड फॉर मनी, इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण डिमांड फॉर मनी में तुरंत चेंज हो जा रहा है, तुरंत। दैट्स वाई आपका बिल्कुल इंटरेस्ट रेट पे कांस्टेंट। तो ये क्या था कि डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी जो है वो क्या है, इन्फिनिटी, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी। ठीक है, ये अगर एच इन्फिनिटी है तो वी